नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन विवाद के बीच पीएम मोदी के मेक इन इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को बनाया आत्मनिर्भर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के साथ सबसे बड़ी गद्दारी, खुफिया विभाग की प्रमुख अमेरिका फरार और बाइडेन को सौंप दिए खुफिया दस्तावेज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र मामला, चीन की खतरनाक उपस्थिति की वजह से साथ आए क्वाड देश और चीन की उड़ाई नींद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन विवाद के बीच पीएम मोदी के मेक इन इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को बनाया आत्मनिर्भर। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पिछले 13 महीनों से भारत का एलएसी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इतने महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को काफी बढ़ावा मिला है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 108 प्रोडक्ट्स को विदेशों से इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। इन प्रोडक्ट्स में साधारण पार्ट्स के अलावा हाई टेक्निक वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया जाएगा। भारत अब प्रोडक्ट्स पर विदेशी निर्भरता को कम करने के साथ एक्सपोर्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने 108 वस्तुओं का विदेशों से आयात करने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सूची में दर्ज सभी 108 प्रोडक्ट्स की खरीदी स्वदेशी स्रोतों से ही की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ सबसे बड़ी गद्दारी, खुफिया विभाग की प्रमुख अमेरिका फरार, बाइडेन को सौंपे खुफिया दस्तावेज। जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी गद्दारी की गई है और शी जिनपिंग की एक मंत्री के बारे में दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिका भागकर कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम और खुफिया दस्तावेज जो बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। चीन से भागकर अमेरिका पहुंचे इस अधिकारी का नाम डोंग जिंगवेई है और वो चीन के राज्य सुरक्षा विभाग के उप मंत्री थे। स्पाई टॉक नाम के एक वेबसाइट ने खुलासा किया है कि डोंग जिंगवेई, जो चीन की एक मंत्री थी, वो फरवरी महीने में चीन से हांगकांग गई थी और फिर अमेरिका फरार हो गई थी, जहां उन्होंने कई खुफिया दस्तावेज अमेरिका के हवाले कर दिया है। स्पाई टॉक ने हाई लेवल सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि चीन के उप मंत्री डोंग जिंगवेई पहले कोई बहाना बनाकर हांगकांग आ गई थी और फिर वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका फरार हो गई थी। उनके पास वुहान लैब को लेकर कई खुफिया दस्तावेज थे, जिसे उन्होंने अमेरिका पहुंचकर जो बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वाकया इस साल फरवरी महीने का है और उसके बाद से ही अमेरिका ने चीन पर कोरोना वायरस के प्रयोगशाला में बनाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। स्पाई टॉक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट मीडिया लगातार इस खबर को एक अफवाह बताने में लगा हुआ है और इसके लिए ट्विटर पर चीन की मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। स्पाई टॉक अमेरिका में डिफेंस सेक्टर, इंटेलिजेंस सेक्टर और विदेश नीति की रिपोर्टिंग करता है और पहले भी कई बड़ी स्टोरी को ब्रेक कर चुका है। और स्पाई टॉक ने ही चीन के उप मंत्री के अमेरिका भागने को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। स्पाई टॉक ने कहा कि बेटी के साथ भागने के बाद डोंग जिंगवेई वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात के दौरान वुहान लैब से जुड़े कई कागजात सौंपी है और उसके बाद ही अमेरिका को चीन की लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में यकीन हुआ है। उससे पहले अमेरिका लैब लीक थ्योरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्पाई टॉक ने कहा है कि अगर ये बात सच है तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब उसके किसी मंत्री स्तर के अधिकारी ने इतनी बड़ी गद्दारी की हो। डोंग जिंगवेई कई सालों से चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अधिकारी रहे हैं और उन्हें चीन में गुआनबू के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सरकार द्वारा उपलब्ध दी सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक डोंग जिंगवेई को चीन की मिनिस्ट्री ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी अप्रैल 2018 से डोंग जिंगवेई चीन के खुफिया विभाग के उप मंत्री के तौर पर प्रमोट किए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र मामला, चीन की खतरनाक उपस्थिति की वजह से साथ आए क्वाड देश। जी हां दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के विशेष सलाहकार रह चुके तोमोहिको तानीगुची ने कहा है कि क्षेत्र में चीन की खतरनाक उपस्थिति की वजह से क्वाड देश साथ आए। चीन इस वक्त अमेरिका के साथ सैन्य तकनीक के अलावा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गहरे अंतरिक्ष में खोज अभियानों में होड़ कर रहा है। ग्लोबल पॉलिसी इनसाइट्स विषय पर आयोजित वर्चुअल समारोह में तोमोहिको ने कहा, 2049 चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस साल चीन अपनी स्थापना के 100 साल मनाएगा। चीन अमेरिका से बढ़त बनाना चाहता है, वह अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक ताकत बनना चाहता है और ज्यादा ताकतवर सैन्य हथियारों का जखीरा विकसित करने की फिराक में है। तोमोहिको ने कहा, हमारे पास 2021 से 2049 के बीच का ही वक्त है। इस दौरान चीन के नेता अपने देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अमेरिका को आगे आकर क्वाड के बाकी देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तालमेल बढ़ाना होगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुला क्षेत्र बनाने की कोशिश करनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले बौखलाया पाकिस्तान, भारत को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे
पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा। उधर इस उच्च स्तरीय बैठक की खबर मिलते ही पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कदम का पूरी तरह से विरोध किया है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का फैसला लेता है जो क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाले हों। कुरैशी ने कहा कि इन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत के संभावित कदम से अवगत करा दिया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का फैसला लिया था। भारत ने संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी पारित किया, जिससे तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान कई बार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा चुका है, लेकिन हर बार उन्हें यहाँ झटका लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे, जेपी नड्डा ने की मोदी सरकार की तारीफ, गिनाई ये उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार की राम मंदिर निर्माण अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने जैसी उपलब्धियों के लिए मोदी सरकार की सराहना की। इसी के साथ उन्होंने कोरोना महामारी के बीच भी बोडो संघर्ष को हल करने और जनता के बीच कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए भी मोदी सरकार की तारीफ की। पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों समेत अन्य बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि शुरुआती दिनों में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास के रास्ते में रोड़ा था। उन्होंने कहा, हमारी प्रेरणा और भारत की एकता के लिए हमने अपने प्राणों का बलिदान देने वाले और अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए निडर होकर खड़े होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस ओर इशारा किया था। जेपी नड्डा ने आगे बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अनुच्छेद 370 के प्रतिकूल प्रभावों और यह कैसे अलगाववाद को जन्म देगा पर चेतावनी दी थी, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जनसंघ के दिनों से और उसके बाद से भाजपा की स्थापना के बाद से हम अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग पर डटे रहे और इसके खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। बीजेपी प्रमुख ने नेताओं को यह भी बताया कि भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लागू किया गया है ताकि डॉक्टर मुखर्जी के स्पष्ट आह्वान एक विधान एक निशान एक प्रधान में दिए गए दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक महसूस किया जा सके। नड्डा ने केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। इसी के साथ उन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे बीजेपी दशकों से इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खड़ी रही है। नड्डा ने कहा, राम मंदिर की नींव भारत की सांस्कृतिक आत्मा की एक नई नींव का प्रतीक है। इसके साथ ही नड्डा ने देश की सीमाओं को मजबूत करके देश की सुरक्षा और रक्षा की नीतियों पर भी मोदी सरकार की सराहना की। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच तुलना की। जेपी नड्डा ने कहा, साल 2008 से 2014 के बीच सीमा सड़कों का विकास 170 किलोमीटर से बढ़कर 480 किलोमीटर हो गया है। वहीं भारत चीन सीमा पर सड़कों की कटाई 230 किलोमीटर से बढ़कर 430 किलोमीटर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगी कीमत पर वैक्सीन भी बेच रहा और दाम भी छिपा रहा चीन, जाने अब नेपाल पर क्यों भड़क उठा है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, जिस नेपाल को भारत ने फ्री और काफी कम दाम में वैक्सीन दी, उसी नेपाल को उसके नए नवेले सदाबहार दोस्त चीन ने दोस्ती का अच्छा सिला दिया है। नेपाल को चीन न सिर्फ महंगे दाम में वैक्सीन बेच रहा है बल्कि कीमत का खुलासा करने पर भी रोक रहा है। जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर किया तो चीन लाल हो गया। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया प्रकाशनों ने सिनोफार्म वैक्सीन की खरीद मूल्य का खुलासा किया है, जिसके एक डोज की कीमत $10 यानी करीब 741 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि इसी रेट पर नेपाल चीन से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहा है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच नेपाल की ओली सरकार ने अपने नए नवेले दोस्त चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है। सिनोफार्म कंपनी ने यह शर्त रखा है कि नेपाल इस वैक्सीन की खरीद की कीमत का खुलासा नहीं करेगा। कंपनी ने यह समझौता किया है कि नेपाल इसकी कीमत और डिलीवरी डेट से संबंधित सूचना को सार्वजनिक नहीं करेगा, मगर मीडिया में इसकी सूचना आने पर चीन तमतमा गया।
काठमांडू पोस्ट के आर्टिकल से सिनोफार्म वैक्सीन की कीमत का पता चला है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से कोरोना के ये टीके एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत खरीदे जाने हैं। इस एग्रीमेंट के बिना चीन नेपाल को वैक्सीन देने को तैयार नहीं था। काठमांडू पोस्ट के आर्टिकल में 2 मंत्रियों और 2 सरकारी सचिवों की पुष्टि के आधार पर नेपाल को आपूर्ति की जाने वाली सिनोफार्म वैक्सीन की खुराक की कीमत का पता चला, जो सोमवार की कैबिनेट में मौजूद थे। इन्होंने ही सिनोफार्म से वैक्सीन की 4 मिलियन यानी 40 लाख खुराक खरीदने का फैसला किया था। अखबार ने बताया कि चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म की नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की प्रकृति को देखते हुए अभी फाइनल कीमत तय नहीं की गई है, मगर अधिकारियों के अनुसार यह लगभग $10 यानी 741 रुपये प्रति खुराक हो सकती है, यानी वैक्सीन की 2 डोज की कीमत 1482 रुपये हो सकती है। यहाँ बताना जरूरी है कि नेपाल को भारत ने इससे काफी कम दाम में वैक्सीन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी राष्ट्रपति को भी है बगावत का डर। शी जिनपिंग ने पार्टी के बड़े नेताओं को दिलाई वफादारी की शपथ। जी हाँ दोस्तों, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाई और उनसे मुख्य नेतृत्व को मानने और देश के आधुनिकीकरण के साथ राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए काम करने का आह्वान किया। दिसंबर 2012 में पद संभालने के बाद से शी को आधिकारिक तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया है। चीनी राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाने से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें किसी बगावत की आशंका है। बीजिंग में सीपीसी के संग्रहालय की एक प्रदर्शनी देखने के दौरान पार्टी के पोलित ब्यूरो के 25 सदस्यों के आगे खड़े शी ने शुक्रवार को शपथ दिलाई, जिसका सरकारी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण किया गया। इस संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर शी के साथ नंबर 2 नेता प्रधानमंत्री ली क्विंग भी मौजूद थे। माओ त्से-तुंग के बाद शी चीन के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। माओ द्वारा 1921 में स्थापित करीब 9 करोड़ सदस्यों वाली सीपीसी 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद से सत्ता पर काबिज है। शताब्दी समारोह का आयोजन 1 जुलाई को किया जाएगा और पार्टी ने इस मौके पर सैन्य परेड समेत कई आयोजनों की योजना बनाई है। पार्टी अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह ऐसे वक्त मना रही है जब कोविड-19 की उत्पत्ति, शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर चीन के प्रति वैश्विक विरोध बढ़ रहा है। शी ने दिसंबर 2012 में अपने पूर्ववर्ती हू जिनताओ से सत्ता संभाली और पार्टी शक्तिशाली सेना पर अपने नेतृत्व को उन्होंने तेजी से मजबूती दी और राष्ट्रपति को मुख्य नेता का शीर्षक दिया गया, जिसके साथ ही सामूहिक नेतृत्व की बात पीछे छूट गई। प्रदर्शनी में अपने भाषण में शी ने सीपीसी के सदस्यों से पार्टी के इतिहास से शक्ति ग्रहण करने और चीन के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। सरकारी शिन्हुआ संवाद समिति के मुताबिक उन्होंने कहा उनके लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक अखंडता को कायम रखने की जरूरत के बारे में वे अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और बड़े पैमाने पर सोचें, नेतृत्व के मूल का पालन करें और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल बनाए रखें। शी को मूलतः अपने पूर्ववर्तियों की तरह 2023 में दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन उनके आजीवन पद पर बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 2018 में संविधान में संशोधन कर 5 साल के 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा को हटा दिया था, जिससे सत्ता पर उनके आजीवन कब्जे का रास्ता साफ हो गया था। उन्होंने सदस्यों को शपथ भी दिलाई, जिसमें कहा गया, यह मेरी इच्छा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ूं, पार्टी के कार्यक्रम को बनाए रखूंगा, पार्टी संविधान का पालन करूंगा, पार्टी के सदस्य के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, पार्टी के फैसलों को लागू कराऊंगा, पार्टी के अनुशासन का सख्ती से पालन करूंगा, पार्टी के रहस्यों को कायम रखूंगा, पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा, जीवन भर साम्यवाद के लिए लड़ूंगा और पार्टी व लोगों के लिए हर समय बलिदान के लिए तैयार रहूंगा, कभी पार्टी से विश्वासघात नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, कहा सावधानी से हटाए लॉकडाउन की पाबंदियां, अनलॉक को लेकर दी हिदायत। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में कोविड उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक किया गया है। राज्यों को गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन खोलते समय कोविड के उपयुक्त व्यवहार, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण की रणनीति का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कहा गया है कि कुछ राज्यों में प्रतिबंधों में ढील के कारण कोविड के उचित व्यवहार का पालन किए बिना बाजारों में लोगों की भीड़ लग गई है, ऐसी चीजों को रोकने की जरूरत है। पत्र में साथ ही लिखा गया है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड के खिलाफ टीकाकरण महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा है कि सरकार ने पिछले साल महामारी को रोकने के लिए दिन रात काम किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सक्रिय मामलों को न्यूनतम स्तर तक लाने में सफल रहे थे, परंतु इस साल के शुरू में वैक्सीन के आने के बाद लोग लापरवाह हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना अपना रूप बदलता रहा और लोग लापरवाह हो गए। लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश को भयावह दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार फिर देश के विभिन्न हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्यादातर हिस्सों में अधिकतर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है। जरा सी लापरवाही से आगे संक्रमण बढ़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विवाद की भेंट चढ़ा इजरायल व फलस्तीन का वैक्सीन करार, एक्सपायरी डेट को लेकर आमने सामने। जी हां दोस्तों, लंबी बातचीत, दबाव और इनकार के बाद इजरायल और फलस्तीन के बीच वैक्सीन को लेकर हुआ करार विवाद की भेंट चढ़ गया है। इजरायल ने शुक्रवार को कोरोना रोधी वैक्सीन की 1 लाख डोज फलस्तीन भेजी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद फलस्तीन ने उन्हें यह कहते हुए लौटा दिया कि उनकी मियाद यानी एक्सपायरी डेट जल्द खत्म होने वाली है। दरअसल महीनों से मानवाधिकार कार्यकर्ता यह दलील दे रहे थे कि इजरायल की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले फलस्तीनियों का टीकाकरण करे। इजरायल इससे इनकार करता रहा और सिर्फ उन्हीं 1.30 लाख फलस्तीनियों का टीकाकरण किया जिन्हें उसके यहाँ काम करने आने की अनुमति मिली थी। बाद में इजरायल 10 से 14 लाख के बीच डोज फलस्तीनी प्रशासन को देने पर राजी हुआ था। उसी के तहत 1 लाख डोज दी थी। फलस्तीनी प्रशासन के प्रवक्ता इब्राहिम मेलहेम ने कहा कि इजरायल की तरफ से भेजी गई डोज करार के मुताबिक नहीं थी और उनकी मियाद भी जल्द ही खत्म होने वाली थी। इसलिए प्रशासन ने इस साल के अंत तक फाइजर बायोटेक से मिलने वाली 40 लाख डोज का इंतजार करने का फैसला किया। वहीं इजरायल के अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि फलस्तीन को जो वैक्सीन भेजी गई थी उसकी मियाद जुलाई में खत्म हो रही थी। इस तरह फलस्तीन के पास उनका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समय था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले कश्मीर में बढ़ी हलचल, एजेंडे को लेकर रणनीति बना रही पार्टियां। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को दिल्ली में होने वाली जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बातचीत की नींव रखने जा रहे हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्य पार्टियों को औपचारिक निमंत्रण तो नहीं भेजे गए थे, लेकिन अधिकांश की पुष्टि गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने की थी। शुक्रवार की देर शाम जब अचानक बैठक की खबरें सामने आई तो पता चला कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नियमित रूप से पार्टियों तक पहुंचकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। बैठक को देखते हुए शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के चाचा सरताज मदनी को रिहा कर दिया गया। मुफ्ती पार्टी की युवा शाखा के प्रमुख वहीद पारा की रिहाई के लिए भी जोर दे रही हैं। यहां तक कि जब पार्टियों ने कहा कि वे बैठक में भाग लेने का फैसला वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद लेंगे, तो इस बात का संकेत स्पष्ट हो गया कि वे बैठक में आने के इच्छुक हैं, क्योंकि वे सभी नई दिल्ली के साथ राजनीतिक जुड़ाव की बहाली के पक्षधर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर पर पाकिस्तान की टूल किट वाली साजिश हुई बेनकाब, इस्लाम के नाम पर अफ्रीकी मुस्लिम देशों को बरगलाने में लगा पाक। जी हां दोस्तों, आज हम कश्मीर पर पाकिस्तान की टूल किट वाली साजिश को बेनकाब करेंगे, जिसमें अफ्रीका के 16 देशों को शामिल करने की साजिश रची गई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर ही आज गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार, रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी शामिल हुए। कश्मीर में विकास के मुद्दे पर बुलाई गई इस बैठक में सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर है कि बैठक में अमरनाथ यात्रा पर भी चर्चा की गई। कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए बात कश्मीर के विकास की हो या फिर सुरक्षा की, सरकार पहले से अलर्ट रहती है। यही बात पाकिस्तान को नागवार लगती है। पाकिस्तान जो आतंकियों का पनाहगाह है, पाकिस्तान जिसने अपने मुल्क में कई आतंकी सेंटर खोल रखे हैं, जहां आतंक के मोहरों का ब्रेन वॉश किया जाता है, हथियार चलाने से लेकर घुसपैठ करने तक की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें फिदायीन बनाया जाता है। उसी पाकिस्तान में जिन्ना के वारिसों ने कठपुतली खान और उसके आका बाजवा के साथ मिलकर कश्मीर के लिए एक बार फिर खौफनाक साजिश का टूल किट तैयार किया है। हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी की है, दहशतगर्दी के बहाने खतरनाक प्लान तैयार किया है। लेकिन इस बार इस साजिश का सेंटर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस्लामाबाद से 10,000 किलोमीटर दूर तक फैला है। नाम है अफ्रीका महादेश। पूर्वी अफ्रीका के 16 देश जो खासतौर से मुस्लिम हैं, पाकिस्तान टूल किट का हिस्सा है और इन देशों में पाकिस्तान उधार में लिए गए अमेरिकी डॉलर को पानी की तरह बहा रहा है। हम आपको इन देशों के नाम बताएंगे, ये भी बताएंगे कि इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तानी एजेंट को कितने लाख डॉलर दिए गए हैं।
खबर पक्की है कि भारत के साथ शांति बहाली के बीच पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पीठ में खंजर घोंपने के लिए टूल किट वाला हिडन एजेंडा बनाया है। इसमें दो बातें सबसे अहम हैं। पहली, पाकिस्तान पूर्वी अफ्रीका के मुस्लिम देशों को जोड़कर उनका रहनुमा बनना चाहता है। दूसरी, अफ्रीकी देशों के जरिए मिशन कश्मीर के नापाक इरादों को आगे बढ़ाना चाहता है। इस हिडन एजेंडे के लिए पहले से ही पाकिस्तान की नजर ऐसे अफ्रीकी मुस्लिम देशों पर थी जहां पहले से आतंकवाद और अराजकता हो। ऐसे में पाकिस्तान की नजर पूर्वी अफ्रीकी देशों पर जाकर टिकी। TV9 भारतवर्ष के सूत्र दावा कर रहे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने पूर्वी अफ्रीकी देशों में अपने हेड ऑफ मिशन को इसकी जिम्मेदारी दी है। साथ ही मिशन हेड को $5000 अमेरिकी डॉलर का एडिशनल और एडवांस फंड जारी किया है। इस पैसे का इकलौता मकसद है इस्लाम के नाम पर अफ्रीकी मुस्लिम देशों को बरगलाना, फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ना और हर छोटे बड़े मसले पर समर्थन। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।